चलिए, साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं जूनियर असिस्टेंट और यूपी ट्रिपल एससी या आरओ के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश के टॉप 5 करंट अफेयर्स जो 2024 और 2025 के हैं, मिक्स हैं। मतलब वो आपको आने वाले एग्जामों में यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे और खास तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें 20 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल के हैं। तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश यूपी के जो करंट के सवाल हैं उनकी संख्या भी 2 से 3 आती है। ठीक है, तो इन सवालों को आप देखें, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे ये सवाल। ठीक, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला सवाल है बेटा, आज का पहला सवाल है, भारत में संपीड़ित बायोगैस का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है इस समय 2024-25 में? असम है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। लगाइए अपना आंसर और देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है बेटा? उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा, उनको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, क्या ध्यान में रखना? देखिए, संपीड़ित बायोगैस, एक सुना होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये संपीड़ित बायोगैस है। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस, इसको हम कहते हैं सीबीजी। सीबीजी मतलब सी से कंप्रेस्ड, बी से बायो और जी से गैस। ठीक है, अब सवाल यह है, ये पूछा जाएगा कि संपीड़ित बायोगैस क्या है, किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, ये अनवीकरणीय है या नवीकरणीय ऊर्जा है? तो देखिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए हम इसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो संपीड़ित बायोगैस क्या है? तो यह है नवीकरणीय ऊर्जा है। पहला सवाल पूछा जाएगा कि बायोगैस में, संपीड़ित बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरीन, कौन सी गैस होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा होती है मीथेन। इसमें सर्वाधिक मीथेन होती है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है बेटा आपके लिए कि बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस। एक और सवाल है, खोज वाला सवाल अगर कभी पूछा जाए तो बायोगैस संयंत्र किसने बनाया था, या बायोगैस संयंत्र की बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो याद रखें भैया, देखिए, बायोगैस सबसे पहले किसने बनाया था? उसे कहते हैं बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र बनाया था किसने? ये यंत्र किसने बनाया था? तो उनका नाम है सीवी देसाई। क्या नाम है? सीवी देसाई। उन्होंने बायोगैस संयंत्र का आविष्कार करा था, उसको बनाया था। एक और सवाल, कहते हैं कि सर्वाधिक बायोगैस का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जो कि ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा भैया कि सर्वाधिक संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। और यूपी जो है पूरे भारत का लगभग 24% संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न करता है। पूरे भारत में जितनी भी बायोगैस होती है उसका 24% यूपी उत्पादन करता है। ठीक है,
तो इस सवाल का ये जवाब था। बायोगैस संयंत्र किसने बनाया था बेटा? सीवी देसाई ने। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होती है? मीथेन। बायोगैस किसका एक उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना, नोट करके, कि उत्तर प्रदेश की जो जैव नीति है वो कब से कब तक के लिए लागू है? उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति कब से कब तक के लिए लागू है? तो ये बात एक्स्ट्रा है, मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति कब से कब तक काम करेगी? कब से कब तक के लिए बनी है? तो 2020 से लेकर 2027 तक। याद रखना, उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 से लेकर 22 से लेकर 27 तक। 2022 से 27 तक ये नीति काम करेगी, जैव ऊर्जा नीति। ठीक। अब ये बायोगैस क्या है मैं आपको बताता हूं कैसे बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक आपने टैंक बना लिया या कुआं बना लिया। ठीक, कुआं बना लिया या कोई चार दीवारी का कमरा बना लिया, उसमें आपने गोबर गैस, मतलब गोबर, पशुओं का मलमूत्र, कूड़ा करकट, ये सब डाल दिए। जब वो सड़ेगा गलेगा तो उससे जो गैस बनेगी वो बायोगैस होगी। ठीक है। तो जो वेस्टेज मटेरियल होता है उससे बायोगैस बनती है। ठीक। तो भारत में संपीड़ित बायोगैस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा यूपी, जो टोटल बायोगैस का 24% उत्पादन करता है। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, पेपर पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा या बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा या बनाया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। जो भी आंसर आपका सही हो, अगर आपने पढ़ा है तो उसका आंसर आप लगा सकते हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। ठीक है। तो याद रखो बेटा, उसका सही आंसर है प्रयागराज। ऐसे सवाल पेपर में खूब आ रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, डिजिटल कुंभ संग्रहालय, डिजिटल कुंभ संग्रहालय। संग्रहालय को अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे डिजिटल कुंभ म्यूजियम। किस शहर में इसको बनाया जाएगा या बनाया गया है? तो ये बनाया जाएगा प्रयागराज में। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप शहर या स्थान का नाम याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? कुंभ मेले की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों का प्रदर्शन करना। ठीक है। जो कुंभ का आयोजन हुआ है उसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहलुओं को रखा जाएगा, दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या रखा जाएगा? तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है, कुंभ मेले के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व धार्मिक पहलुओं को दिखाना। जब पहलुओं को दिखाना, जो भी पहलू हुए हैं, जो जो चीजें वो सब दिखाई जाएंगी, पहलुओं को दिखाना या उनका प्रदर्शन करना एक ही बात है। कुल मिला के एक लाइन याद रखो कि बताइए, डिजिटल कुंभ म्यूजियम यूपी में कहाँ बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो नाम रखना याद, प्रयागराज। ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस, मतलब GEM, ठीक है, जी का मतलब यहां होता है गवर्नमेंट, ई का मतलब होता है हाँ ई इलेक्ट्रॉनिक्स, और एम का मतलब होता है मार्केट प्लेस।
के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस पर मतलब एकीकृत कर दिया पूरी तरह से? वो कौन सा राज्य बना है? ठीक है, तो कौन सा राज्य बना है ये बताना है। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे हैं तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसको हम बोल रहे हैं जीईएम। क्या कह रहे हैं इसको? जीईएम। अगर कोई पूछेगा कि जीईएम क्या है, तो यह राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, सरकार का पोर्टल है। ठीक है, तो ये क्या है, तो पूछेगा आपसे, तो यह राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। क्या बेटा? खरीद पोर्टल है। इस जीईएम को कब लॉन्च करा था? सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल को कब लॉन्च करा था केंद्र सरकार ने? तो इसको लॉन्च करा था 2016 में। 2016 में 2016 में इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ने अपनी जो भी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है उसे एकीकृत कर दिया है। ठीक है, इसी पोर्टल पर तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश ने अपनी खरीद प्रक्रिया को इस पोर्टल पर पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है। अब इसको हल्का फुल्का आप थोड़ा समझ भी लें, ये क्या मामला है इसका। ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। सरकार को भी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जैसा मान लो सरकार बच्चों को टैबलेट बांटना चाहती है, या सरकार बच्चों को लैपटॉप बांटना चाहती है, तो ऐसे में इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, जब आप इस पोर्टल पर जाओगे बहुत सारी कंपनियां आएंगी। मान लीजिए एक लैपटॉप जो है आपको खरीदना है सरकार के लिए, सरकारी ऑफिस के लिए। वो लैपटॉप मान लो 1 लाख रुपए का है। ठीक है, जब आप उस लैपटॉप को डालेंगे कि हमें एक लैपटॉप की जरूरत है, बहुत सारी कंपनियां आएंगी। जो कुछ कंपनियां होंगी जो उस लैपटॉप को आपको 1 लाख में देंगी, कुछ 95,000 में देंगी, कुछ 90,000 में देंगी। जहां भी आपको सुटेबल और अच्छा लग सकता है वहां से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो करप्शन था, सरकारी साजो सज्जा के सामान में जो लोग अधिकारी या लोग उसमें करप्शन कर लेते थे, अब वो करप्शन नहीं होगा। उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस ऐप पर एकीकृत कर दिया। अब हर सामान यहीं से सरकार खरीदेगी। ठीक है, उससे भारत में या उससे यूपी में क्या होगा, करप्शन रुकेगा। सरकारी साजो सज्जा के सामान को खरीदने में जो करप्शन होता था अब वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आज का। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना। एक सवाल ये समझ लीजिए तरासा हुआ सवाल है और इसको छोड़ना नहीं है। आप देखना जब आप एग्जाम दोगे और जब यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भैया ने हमें सही पढ़ाया था और चीजें वही आई हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। ठीक है, और काम के ही आपको सवाल पढ़ा रहे हैं। उम्मीद यह है कि सब चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगी।
सवाल अगला सुनिए, चौथा सवाल है, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट स्कीम शुरू की? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में पेइंग गेस्ट स्कीम लॉन्च हुई है या शुरू हुई है? 4 विकल्प लिखे गए हैं, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा। कहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना शुरू हुई है? ठीक है, किस शहर में? तो सही आंसर आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता है तो आंसर लिख लीजिए, अयोध्या। कहां? अयोध्या। योजना का नाम क्या है? पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना। ये योजना किस शहर में शुरू की है? तो बेटा शहर का नाम मैंने अभी बताया है आपको, अयोध्या। ये योजना अयोध्या में सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यह योजना नव अयोध्या परियोजना के तहत शुरू की गई है। तो हम कह सकते हैं इसे नव मतलब नई, अयोध्या परियोजना के तहत, परियोजना के तहत शुरू किया गया है। शुरू किया गया है। इसकी जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, मोबाइल ऐप। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए या इसकी जानकारी पवित्र अयोध्या मोबाइल ऐप पर मिलती है। एक ऐप है जिसका नाम है पवित्र अयोध्या मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप पर मिलती है। अब मैं इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं, पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल यह आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है? तो शहर का नाम हो जाएगा अयोध्या। दूसरा सवाल पूछेगा कि अयोध्या में किस योजना के तहत या किस परियोजना के तहत पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है? तो उसका नाम है नव अयोध्या परियोजना के तहत। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि इस चीज की जानकारी जो है वो हमें किस मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी? तो उसका नाम है पवित्र अयोध्या मोबाइल ऐप। अब मामला क्या है, पूरे मामले को समझते हैं। मामला यह है कि जब से भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरे भारत से लोग जो हैं अयोध्या घूमने जा रहे हैं। अब इतने रेस्टोरेंट, इतने होटल, इतने मतलब धर्मशालाएं नहीं है जो उन सब लोगों को वो रोक सके। ऐसे में सरकार ने होम स्टे शुरू करने की बात कही है। तो होम स्टे का मतलब होता है कि भाई होटल महंगे होते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, धर्मशालाएं महंगी होती हैं या इंसान के बजट से बाहर होती हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं तो उसके लिए होम स्टे की व्यवस्था है। तो होम स्टे में क्या होगा, आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पर अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई होम स्टे चुन सकते हैं। होम स्टे चुन सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। उससे आपका खर्च भी कम होगा और जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी इनकम के सोर्स भी बनेंगे, उनकी आमदनी के स्रोत भी खुलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है, पेइंग गेस्ट योजना शुरू करी है। तो सरकार क्या करेगी, इसमें अयोध्या के जो लोग हैं उनके घरों को वो होम स्टे में तब्दील करेगी। मतलब वो लोग अपने घरों को होम स्टे में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर गांव जो होते हैं वो होम स्टे के रूप में बने हुए होते हैं, वो सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, वो कितना चार्ज करेंगे, आपको क्या क्या फैसिलिटी देंगे, सब आपको उस एप्लीकेशन पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे जो एक आम आदमी है वो अयोध्या भी घूम आएगा, उसका खर्चा भी कम होगा। ठीक है, भाई वीआईपी आदमी है तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रहेंगे, वो कुछ बड़े बड़े होटलों में रहेंगे, लेकिन जो आम आदमी है वो होम स्टे का इस्तेमाल कर सकता है। 2 फायदे होंगे, एक तो जो यात्री हैं, मतलब जो पर्यटक हैं या कह सकते हैं जो वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनका खर्चा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा देखिए, वहाँ के लोकल लोगों को भी जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। पेइंग गेस्ट योजना अयोध्या में शुरू करी है।
किस परियोजना के तहत? नव अयोध्या परियोजना के तहत। एप्लीकेशन का नाम पवित्र अयोध्या मोबाइल ऐप। ठीक है, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है भैया। अगला सवाल, आज का आखिरी और पांचवा सवाल क्या है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू की? किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू की है? तो तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? ठीक है, कौन सा राज्य है वो? ठीक, तो देखिए वो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तर प्रदेश। सरकार जो है डिजिटल मीडिया पॉलिसी को क्यों लाई 2024 में? तो पहला सवाल, डिजिटल मीडिया नीति को किस राज्य ने लागू करा है? तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने लागू करा है। ठीक है, क्यों लागू करा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल टारगेट है, इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को विनियमित करना, मतलब रेगुलेट करना, व उसके गलत उपयोग को रोकना, और या वह गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं मामला क्या है। डिजिटल मीडिया नीति 2024 कौन सी सरकार लेकर आई है इसको? डिजिटल मीडिया नीति 2024, डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लाई है? कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना, ट्विटर मतलब है, ट्विटर है या जिसको हम एक्स बोलते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म है, लोग उस पर प्रचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं। उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें लोग भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वो गलत कंटेंट दिखाते हैं, ऐसी वो चीजें होती हैं जिनसे समाज पर उसकी निगेटिविटी पड़ती है, निगेटिव असर पड़ता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने, यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति को लागू करा 2024 में। ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या एक्स को चलाते हैं और उनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं, तो अगर वो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनको प्रचार प्रसार के तहत इनकम भी होगी, उनकी आय भी बढ़ेगी। जैसे कि मान लो मैं उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति है, उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो यूट्यूब से उसे कमाई हो सकती है 8 लाख रुपए की हर महीने, ऐसी एक्स से कमाई हो सकती है 5 लाख रुपए की, ऐसी फेसबुक से 4 लाख रुपए, और बाकी जो इंस्टाग्राम है उसे 3 लाख रुपए पर मंथ की उसे कमाई हो सकती है, अगर वो सरकारी योजनाओं का, ये चीजों का प्रचार प्रसार करता है तो। ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसी के अगर फॉलोवर हैं, 10 लाख से कम है, तो यूट्यूब से 7 लाख, फेसबुक से 3 लाख, इंस्टाग्राम से 2 लाख और एक्स से 4 लाख रुपए मंथ की उसे कमाई हो सकती है। ऐसे ही 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो यूट्यूब से 6 लाख, एक्स से 3 लाख, फेसबुक से 2 लाख और इंस्टाग्राम से 1 लाख रुपए पर मंथ की उसे कमाई हो सकती है। मतलब ये है कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो उनको कमाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 कौन लाया है? उत्तर प्रदेश सरकार। क्यों लाई है? एक तो गलत इंफॉर्मेशन को का जो प्रसार होता है उसे रोका जाए, भद्दी भाषा को रोका जाए, ठीक है, गलत कंटेंट को रोका जाए, ये सरकार चाहती है। सोशल मीडिया मनमाने तरीके से काम ना करे, ठीक है। हाँ,
मतलब गलत चीजों में ना जाए, वो चीजें सही रहें, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। तो पहला सवाल ये बनेगा कि डिजिटल मीडिया नीति पॉलिसी 2024 यूपी सरकार लाई है, क्यों लाई है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को रेगुलेट करना है, विनियमित करना है, और जो गलत सूचनाएं हैं उनके प्रचार को रोकना है। और तीसरा, जो लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, या यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, अगर वो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनकी कमाई भी बढ़ेगी, उनकी कमाई भी होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल मिलाकर आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। पांचों के पांचों नगीने हैं, ये पांचों के पांचों मणि रत्न हैं। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड चीजें आपको मिल सकती हैं, इसलिए इस कंटेंट को आप इग्नोर ना करें, अच्छे से जो है इसको पढ़ें। अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, रिवीजन भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर ये चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।